नमस्कार दोस्तों। J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती की ये आज 8वीं क्लास होने जा रही है, जो बहुत शानदार और बहुत ही रेगुलर, नियमित और निःशुल्क क्लासेस आपको डेली सुबह 10:30 बजे उपलब्ध हो रही है। दोस्तों, आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ 2024 में आपके लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए और आपके दिल से ये दुआ निकले कि कोई बंदा था जो हमें पढ़ाता था। मैं भी आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि दोस्तों, आप डेली सुबह 10:30 बजे रेगुलर क्लास लिया करो। रेगुलर आप नोट्स बनाया करो। आपको बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। ये मेरा वादा है। मैं जैसे करता था वैसे वैसे मैं आपको भी करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। मैं डेली की डेली क्लास लेता था, तो डेली के डेली नोट्स बनाता था, ताकि एक भी चीज वो पीछे नहीं छूटे। दोस्तों, यही क्लासें 4-5 क्लास इकट्ठी हो गई और फिर मैं आपको बोलूँ क्लासें लेने के लिए, तो आपका मन यूँ विचलित होगा कि मैं इतना 4-5 घंटे की क्लासें कब लूँगा? कब मेरी पढ़ाई होगी? आप यूँ हौच-पौच हो जाओगे। लेकिन यही क्लासें आप रेगुलर सुबह 10:30 बजे डेली पढ़ते रहो और डेली आप चलते रहोगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, मैं आपका बिना समय को जाया किए अपन क्लास की शुरुआत करेंगे। इससे पहले एक छोटी-सी बात ये थी कि कल दोस्तों मैंने मरुस्थल थार का मरुस्थल पढ़ाया था। फिर उसके बाद में थार के मरुस्थल पढ़ाने के बाद में मैंने अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़ाया था, जिसमें घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। दोस्तों, उसमें मैंने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पूरा पढ़ा दिया। लेकिन गलती ये हो गई कि आजकल एक पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ माइक है, जो मैंने जितना भी घग्गर का मैदान पढ़ाया तब तक इसमें आवाज आ रही थी। शेखावटी प्रदेश पढ़ाया तब तक इसमें आवाज आ रही थी। लेकिन शेखावटी प्रदेश पूरा होने के बाद में जब मैं नागौरी उच्च भूमि पढ़ा रहा था, तब रिकॉर्ड तो सारा कुछ हो गया, लेकिन भाई साहब ये ब्लूटूथ इसका डिस्चार्ज हो गया। इसीलिए मैं पूरा 1-1.5 घंटा बोलता गया। भाई साहब, इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। कल वाली क्लास अपनी मेहनत पर पानी फिर गया। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपके लिए जी जान मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा दोस्तों। आप मेरे को इसी चीज़ से मोटिवेट कर सकते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाओ। तो कोई बात नहीं, मैं कल घग्गर का मैदान पढ़ा चुका था, शेखावटी उच्च प्रदेश पढ़ा चुका था, शेखावटी प्रदेश पढ़ा चुका था। आज अपने दो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में दो भाग बचे। एक तो नागौरी उच्च भूमि, दूसरा गोडवाड़ प्रदेश। ये दोनों होने के बाद में आज अपना भौतिक प्रदेश का दूसरा भाग लेंगे, वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। आई बस उनमें, तो पहले मैं लेता हूँ दोस्तों, दो वो चीज बच गई थी कल वाली, तो मैं उसको पहले कर देता हूँ। 1 मिनट। तो कल दो वाली तीसरा पॉइंट कौन सा बच गया था? नागौरी उच्च भूमि। ये नागौरी उच्च भूमि कल वाले भाग में बच गया था, इसको आज कर देते। उसके बाद में अपना नेक्स्ट बात करेंगे। दोस्तों, ये जो नागौरी उच्च भूमि है, ये पाई जाती है नागौर जिले में। कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? नागौर जिले में। मुख्यतः ये नागौर जिले में भी पाई जाती है। दोस्तों, ये जो नागौरी उच्च भूमि है, ये नागौरी उच्च भूमि मतलब अपने समतल भूभाग से, अपने जो अपना समतल भूभाग है उससे ऊंचा है। ये जो नागौरी उच्च प्रदेश है, ये कम से कम ऐसा 450 मीटर के आसपास ये अपने समुद्र तल से भी ऊंचा है, इसीलिए इसको उच्च भूमि कहते हैं। ये ऊंचा है। ये जो प्रदेश है ये ऊंचा होने की वजह से इसको नागौरी उच्च प्रदेश कहते हैं। बस सुनने, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। दोस्तों, ये जो नागौरी उच्च प्रदेश है, ये नागौरी उच्च प्रदेश है। इस नागौरी उच्च प्रदेश की 3 भाग मिलते हैं। नागौरी उच्च प्रदेश की 3 भाग किए जाते हैं। तीनों भाग क्या क्या किए जाते हैं, अच्छे से समझना। दोस्तों, मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ। नागौरी उच्च प्रदेश के 3 भाग किए जाते हैं। देखो दोस्तों, एक बात बताता हूँ। इस तरफ तो आपको पता है ये पड़ता है बीकानेर। क्या है दोस्तों? बीकानेर। बीकानेर के नीचे इस तरफ यहाँ पे पड़ता है दोस्तों नागौर। क्या पड़ता है दोस्तों? नागौर। और नागौर के इस तरफ आपको पता है यहाँ पे पड़ता है अजमेर। क्या पड़ता है दोस्तों? अजमेर। तो मैं एक बार मैं ये नागौर का ऐसे नक्शा बना देता हूँ। ये नागौर है दोस्तों, इधर बीकानेर, इधर अजमेर, इधर नागौर। थोड़ा दिमाग में बैठा दोस्तों। इस नागौरी उच्च भूमि के 3 भाग किए जाते हैं। कौन कौन से तीनों भाग है वो थोड़ा दिमाग में बिठाना। देखो दोस्तों, बीकानेर और नागौर के मध्य, बीकानेर और नागौर के मध्य यहाँ पर
यहाँ पर बीकानेर और नागौर के मध्य मैं एक बात खींचता हूँ लाइन, आपके दिमाग में पूरी की पूरी चीजें बैठती है। बीकानेर और नागौर के मध्य एक श्रेणी पाई जाती है, उस श्रेणी का नाम है मांगलोद श्रेणी। कौन सी श्रेणी दोस्तों? मांगलोद श्रेणी। और इस मांगलोद श्रेणी में पाया जाता है जिप्सम। क्या पाया जाता है दोस्तों? जिप्सम। बिल्कुल। नागौरी उच्च भूमि में जो मांगलोद श्रेणी है, वो मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। मैं अभी समझाऊंगा, आपके दिमाग में बिठाऊंगा, नो टेंशन है ना दोस्तों, बिल्कुल खोपड़ी में एकदम सेट करूंगा। नागौर की इस तरफ जो मांगलोद श्रेणी है वो जिप्सम के लिए बहुत फेमस है। इधर नागौर और अजमेर के मध्य, इधर नागौर और यहाँ पर अजमेर के मध्य, नागौर और अजमेर के मध्य भाई साहब यहाँ पर सर्वाधिक लवण पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, सर्वाधिक लवण पाया जाता है, सबसे ज्यादा लूण पावे लूण पाया जाता है। नागौर और अजमेर के मध्य सर्वाधिक लूण पाया जाता है, सर्वाधिक नमक पाया जाता है। और यहाँ की जो श्रेणी है इसको बोलते हैं जायल श्रेणी। क्या बोलते हैं दोस्तों? जायल श्रेणी। और जो ये जायल श्रेणी ये जायल श्रेणी ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नमक, या इसी को कहते हैं फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। तभी तो दोस्तों नागौर और अजमेर के मध्य, इस नागौर और अजमेर के मध्य सर्वाधिक नमक पाया जाता है, सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, लूण पावे। इन वजहों यहाँ का जो पानी है, नागौर और अजमेर के मध्य का जो जितना भी पानी है, जितने भी झील वगैरह है, वो सब के सब खारी है, सबके सब खारी है। तो यहाँ के लोग वो पानी पीते, तो खारापन यानी सोडियम क्लोराइड नमक अपने पेट के अंदर जाता है, जो भाई साहब अपनी हड्डियों के लिए बहुत डेंजर होता है, अपनी हड्डियों को खोखला करता है, अपनी हड्डियों को कमजोर करता है, अपनी हड्डियों को कुबड़े बना देता है। यानी यू भाई साहब जवान आदमी रहने तो नमक पानी पीवनो यू कुबड़ा रह जाए। इन वजहों नागौर और अजमेर के मध्य फ्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा है, इसीलिए यहाँ के लोग हो जाते कुबड़। कैसे हो जाते दोस्तों? कुबड़े। इसीलिए इन दोनों के मध्य की पट्टी, नागौर और अजमेर के मध्य जो फ्लोराइड युक्त, जो नमक युक्त पट्टी है, उसको कुबड़ पट्टी कहते हैं। और यहाँ के लोग यहाँ का पानी, ये खारा पानी पी पी कर हो जाते हैं बांके। क्या हो जाते हैं? बांके। इसीलिए इसको कहते हैं बांका पट्टी। क्या कहते हैं? बांका पट्टी। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों हॉच बेल्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? हॉच बेल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी लिखूंगा, दिमाग में बिठाऊंगा दोस्तों, नो टेंशन है ना। आगे दोस्तों, आगे एक तरफ इस तरफ, इस तरफ ये ऊपर सिक्कर पड़ता है, ऊपर सिक्कर है, यहाँ पर एक श्रेणी पाई जाती है, उस श्रेणी का नाम है दोस्तों मकराना श्रेणी। कौन सी श्रेणी है दोस्तों? मकराना श्रेणी। और जो ये मकराना श्रेणी है, आपने तो नाम सुना होगा, मकराने का संगमरमर। मकराने का क्या है दोस्तों? संगमरमर। मकराने का क्या प्रसिद्ध है? संगमरमर। तो देखो दोस्तों, मैंने तीन बात बताई। नागौरी उच्च भूमि मुख्यतः नागौर जिले में पाई जाती है, ये समतल भूभाग से कुछ ऊंची है, इसीलिए इसको नागौरी उच्च प्रदेश कहते हैं। नागौरी उच्च प्रदेश के तीन भाग है, एक तो मांगलोद श्रेणी जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, मकराना श्रेणी जो सफेद मार्बल के लिए, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, और जायल श्रेणी फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। जायल श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड के लिए। नागौर और अजमेर के मध्य सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त पानी पाया जाता है, सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त यहाँ पे जल है, इसीलिए यहाँ के लोग पानी पी पी हो जाते भाई साहब कुबड़े। इसीलिए यहाँ के बीच की पट्टी को कहते हैं कुबड़ पट्टी, लोग पानी पी पी कर हो जाते बाके, इसीलिए इसको कहते हैं बाका पट्टी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हॉच बेल्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? हॉच बेल्ट। एक और बता देता हूँ, नागौर और बीकानेर के मध्य जिप्सम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिप्सम। सर्वाधिक इनके मध्य भी भाई साहब जिप्सम पाया जाता है, जिप्सम की पट्टी पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हार्डपन। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्डपन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, नहीं आया? अभी समझाता हूँ एक छोटे से चार्ट में, बिल्कुल अभी समझाऊंगा। देखो दोस्तों, क्या क्या बताइए, सीधा बात बताता हूँ। नागौर उच्च भूमि के तीन भाग हैं। नागौर उच्च भूमि के कितने भाग है? तीन भाग। एक है मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी। दूसरी है मकराना श्रेणी। तीसरी कौन सी है दोस्तों? जायल श्रेणी। क्वेश्चन आएगा, नागौरी उच्च भूमि की मांगलोद श्रेणी क्यों प्रसिद्ध है? याद कर लेना दोस्तों, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी उच्च भूमि की मकराना श्रेणी क्यों प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और जायल श्रेणी क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं? नमक के लिए प्रसिद्ध। ये बात बताई। फिर उसके बाद में बताया मैंने अजमेर व अजमेर व नागौर के मध्य
अजमेर व नागौर के मध्य सर्वाधिक पाया जाता है फ्लोराइड। क्या पाया जाता है दोस्तों? फ्लोराइड। तो यहाँ के लोग पानी पी पी कर हो जाते हैं कुबड़े। क्या हो जाते हैं? कुबड़े। इसीलिए इनके बीच की पट्टी को बोलते हैं कुबड़ पट्टी। क्या बोलते हैं? कुबड़ पट्टी। यहाँ के लोग पानी पी पी कर हो जाते हैं माके, इसीलिए बोलते हैं माका पट्टी। और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉच बेल्ट। क्या कहते हैं? हॉच बेल्ट। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर और अजमेर के मध्य। बाका पट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर व अजमेर के मध्य। पहुंच बेल्ट कहाँ पाया जाता है? नागौर व अजमेर के मध्य। एक मैंने शब्द बताया था हार्डपन। क्या बताया था दोस्तों? हार्डपन। हार्डपन कहाँ पाया जाता है? बीकानेर व बीकानेर व नागौर के मध्य किसका जमाव है दोस्तों? जिप्सम का जमाव है। बीकानेर व नागौर के मध्य जो जिप्सम का जमाव है, जिप्सम के जो परतें पाई जाती है, उसको हार्डपन कहते हैं। ये होगी दोस्तों आपकी नागौरी उच्च भूमि। इसमें कोई तकलीफ है तो मेरे को बताओ, नहीं तो आप छापो भाई साहब, फटाफट छापो, एकदम धड़ाधड़ छाप दो इसको। छाप दे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आ गई बात? कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख दर्द नहीं, बिठा दो। ठीक है, आगे। आगे दोस्तों अपना नेक्स्ट बात है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश या इसी का दूसरा नाम है लूनी बेसिन। क्या नाम है दोस्तों? लूनी बेसिन। देखो दोस्तों, इसका नाम गोडवाड़ प्रदेश कैसे पड़ा? प्राचीन काल में यहाँ पर गौड़ जाति का निवास स्थान था। प्राचीन काल में यहाँ पर सर्वाधिक गौड़ जाति रहती थी, इसीलिए इसका नाम बढ़ गया गोडवाड़। लूनी बेसिन क्यों? यहाँ पर लूनी नदी और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनका प्रवाह क्षेत्र है, इसीलिए इसको लूनी बेसिन कहते हैं। अब ये जो गोडवाड़ बेसिन है तो दोस्तों ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? याद रखना, गोडवाड़ बेसिन नया जो जिला बना सांचौर, इधर बालोतरा, बाड़मेर, बाड़मेर, सब सुन में, सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर, पाली का कुछ भाग भी, पाली का दक्षिणी भाग भी अपन कह सकते हैं, जालोर का कुछ भी, जालोर का पश्चिमी भाग भी इसमें आता है। ये है दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? गोडवाड़ प्रदेश। प्राचीन काल में यहाँ पर गौड़ जाति रहती थी, इसको गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर यहाँ की प्रमुख जो नदी है वो लूनी नदी, और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो यहाँ का पर्वत क्षेत्र है वो लूनी बेसिन कहलाता है। अभी बात सुनने, आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये चीज आपको समझ में आ रही है ना? मैं आगे चीज समझाता हूँ। आगे क्या है? देखो दोस्तों, लूनी नदी अजमेर के नागपार से निकलती है। लूनी नदी अजमेर के नागपार से निकलती है। अजमेर से निकलने के बाद वो नागौर आती है, फिर ब्यावर आती है, ऐसे करते 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 अपने बालोतरा, बाड़मेर, फिर सांचौर, जालोर, सांचौर, सांचौर के बाद में कच्छ के रण में चली जाती है। ये अपनी लूनी नदी। अब लूनी नदी की बात करते हैं, ये अपना गोडवाड़ प्रदेश की बात करते हैं, तो मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। देखो दोस्तों, इस गोडवाड़ प्रदेश में एक स्थान है सिवाना। कौन सा स्थान है दोस्तों? सिवाना। सिवाना कहाँ पड़ता है दोस्तों? बालोतरा में। देखो दोस्तों, पहला सिवाना बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन नए जिले बनने के बाद में सिवाना कहाँ पड़ता है? बालोतरा में। एक तरफ तो पड़ता है सिवाना, दूसरा तरफ पड़ता है भाई साहब मोकलसर। कौन सा स्थान है दोस्तों? मोकलसर। और ये मोकलसर कहाँ है? ये बालोतरा में। ये भी कहाँ है दोस्तों? बालोतरा में। मोकलसर भी कहाँ है? बालोतरा में। सिवाना बालोतरा से लेकर मोकलसर बालोतरा के मध्य छोटी छोटी 56 पहाड़ियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? 56 पहाड़ियां पाई जाती है। 56 पहाड़ियां पाई जाती है, इसीलिए इनको कहते हैं 56 की पहाड़ियां। क्या कहते हैं दोस्तों? 56 की पहाड़ियां। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ियां। समझ में आ रही बात? यानी कि आपको ये चीज समझ में आई है क्या कि भाई साहब सिवाना बालोतरा से लेकर मोकलसर बालोतरा के मध्य 56 पहाड़ियां प्रकार पाई जाती है। 56 पहाड़ियों के समूह पाए जाते हैं, इसीलिए इनको 56 की पहाड़ियां कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा, 56 की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? बालोतरा में। किन के मध्य पाई जाती है? सिवाना बालोतरा से लेकर मोकलसर बालोतरा के मध्य 56 की पहाड़ियां पाई जाती है। इन्हीं 56 की पहाड़ियों में एक पर्वत है दोस्तों। इन्हीं 56 की पहाड़ियों में एक पर्वत पाया जाता है, उस पर्वत का नाम है नाकोड़ा पर्वत। क्या नाम है दोस्तों? नाकोड़ा पर्वत। इन्हीं 56 की पहाड़ियों में कौन सा पर्वत है दोस्तों? नाकोड़ा पर्वत पाया जाता है। नाकोड़ा पर्वत पाया जाता है।
इन्हीं 56 की पहाड़ी में कौन सा पर्वत है? नाकोड़ा पर्वत। और इस नाकोड़ा पर्वत पर, इस नाकोड़ा पर्वत पर नाकोड़ा भैरू जी का मंदिर है। इस नाकोड़ा पर्वत पर नाकोड़ा भैरू जी का मंदिर है। भैरू जी का मंदिर है। इस नाकोड़ा भैरू जी को क्या कहते हैं? हाथ का हुजूर कहते हैं। हाथ का हुजूर कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कला संस्कृति में कि हाथ का हुजूर किस लोक देवता को या किस देवता को माना जाता है? नाकोड़ा भैरू जी को माना जाता है। नाकोड़ा भैरू जी का मंदिर कहाँ है? नाकोड़ा पर्वत पर है, जो बालोतरा में स्थित है। कहाँ पे है? बालोतरा में स्थित है। इसी नाकोड़ा पर्वत पर, इसी नाकोड़ा पर्वत पर जैन धर्म का मंदिर भी है। जैन धर्म का मंदिर है। और जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे, कौन थे? पार्श्वनाथ। उन पार्श्वनाथ का भी यहाँ पर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस नाकोड़ा भैरू जी के मंदिर को, नाकोड़ा भैरू जी के मंदिर को प्राचीन काल में क्या कहते थे दोस्तों? मेवा नगर कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? मेवा नगर कहते थे। इन इन बातों में आपको कोई तकलीफ है क्या? ये बताओ। इन बातों में कोई दुख दर्द है क्या? मेरे हिसाब से अभी तक आपको कोई तकलीफ ही नहीं हुई होगी। सीधा बताया कि सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर, अपना ये पश्चिमी पाली, वो गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों का पर्वत क्षेत्र है, इसलिए इसको लूनी बेसिन कहते हैं। एक तरफ सिवाना बालोतरा से लेकर मोकलसर बालोतरा के मध्य 56 छोटी मोटी पहाड़ियां पाई जाती है, इसीलिए इसको 56 की पहाड़ियां कहते हैं। इन पहाड़ियों के मध्य नाकोड़ा पर्वत है, जिसका प्राचीन नाम मेवानगर कहते थे। और यहाँ पर नाकोड़ा भैरू जी का मंदिर है, जिन्हें हाथ का हुजूर कहते हैं। हाथ का हुजूर। और एक और बता देता हूँ, इनका उपनाम और क्या है? इनको जागती जोत भी कहते हैं। हाथ का हुजूर और इनको जागती जोत भी कहते हैं। कला संस्कृति का बहुत गजब का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आता ही नहीं है ये क्वेश्चन, किसी को पता ही नहीं है, ऐसा भी पूछा जाता है। भाई बस उनमें तो जो हाथ का हुजूर या जागती जोत किस देवता को कहा जाता है? नाकोड़ा भैरू जी को कहा जाता है। इसी नाकोड़ा पर्वत पर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ है, उनका मंदिर भी है। और इन नाकोड़ा भैरू जी का जो मंदिर है, इसको प्राचीन काल में मेवा नगर कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? मेवा नगर। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ है क्या? कोई दुख दर्द है क्या? कुछ नहीं है ना? आगे दोस्तों, इन्हीं 56 की पहाड़ियों में, इन्हीं 56 की पहाड़ियों में एक स्थान है। इन्हीं 56 की पहाड़ियों में भाई साहब एक स्थान है। उस स्थान का नाम है पीपलूद। क्या स्थान है दोस्तों? पीपलूद। इस पीपलूद गांव में, इन्हीं 56 की पहाड़ियों में स्थान है पीपलूद। और इस पीपलूद में एक मंदिर है, हल्देश्वर मंदिर। कौन सा स्थान है दोस्तों? हल्देश्वर मंदिर। भगवान शिव जी का मंदिर, हल्देश्वर मंदिर। इस हल्देश्वर में पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश होती है, इसीलिए इसको रेगिस्तान का, रेगिस्तान का या राजस्थान का लघु माउंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लघु माउंट। क्वेश्चन आएगा कि रेगिस्तान का या राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? पीपलूद के हल्देश्वर मंदिर को कहा जाता है। पीपलूद के हल्देश्वर मंदिर को कहा जाता है राजस्थान का लघु माउंट। अभी पीपलूद का हल्देश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? 56 की पहाड़ियों में स्थित है। 56 की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सिवाना बाड़मेर से मोकलसर बाड़मेर के मध्य स्थित है। ये कोई तकलीफ है क्या दोस्तों? मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो यहीं पर होती है। और ये जो सांचौर है ना दोस्तों, सांचौर जो नया जिला बना है, यहाँ पर भी राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है सांचौर, यहाँ पर 5 नदियां बहती है, इसीलिए इसको राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? पंजाब कहते हैं। सांचौर, जो सांचौर है, जो सांचौर जिला है, यहाँ पर राजस्थान में 5 नदियां बहती है। सांचौर जिले में 5 नदियां बहती है, इसीलिए सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का पंजाब कौन सा है? सांचौर। भाई बस सुन ले। और पीपलूद का जो हल्देश्वर मंदिर है, इसे राजस्थान या रेगिस्तान का लघु माउंट आबू कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या दोस्तों? सब चीज समझा चुका हूं। हर एक चीज लिखना है आपको, हर एक चीज लिखना है। और दोस्तों एक खास बात, जो लूनी बेसिन है दोस्तों, इस लूनी बेसिन को, इस लूनी बेसिन को सांचौर में, इस लूनी बेसिन को सांचौर में, पहले तो दोस्तों जब नए किले नहीं बने तो झालूर बोलते थे। अब लूनी बेसिन को सांचौर में कहते हैं नेहड़ा। क्या कहते हैं दोस्तों? नेहड़ा। नेहड़ा कह सकते हैं या नेहड़ कह सकते हैं। नेहड़ा भी कह सकते हो या इसको नेहड़ भी कह सकते हैं। ये हो गया दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश। मेरे हिसाब से अब तक आपको कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई।
मैंने 2 मिनट में आपको रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले कल मैंने घग्गर का मैदान पढ़ाया, जो घग्गर नदी से प्रवाहित होती है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के प्रवाह को पाट कहते हैं। वो गंगानगर में, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में फैला जाता है। वो कल का वाली बात खत्म। फिर शेखावटी उच्च भूमि बती, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और डीडवाना, कुचामन का इलाका भी आता है। अभी बस उनमें नीम का थाना इसमें नहीं आता क्योंकि वो अरावली पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा है। शेखावटी प्रदेश की मैंने बात बती। शेखावटी में जो कच्चे कुएं होते हैं उनको जोड़ कहते हैं, पक्के कुओं को नाडा कहते हैं, छोटे छोटे कुओं को सर या सरोवर कहते हैं। वो चीजें मैंने कल आपको बताई थी। और शेखावटी में घास के मैदानों को बीड़ कहते हैं। और शेखावटी की जो प्रमुख नदी है वो कांतली नदी है और उसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। वो शेखावटी प्रदेश का कल बताया था। आज फिर मैंने 2 चीज ली थी, ये कल छूट गया था क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, उसका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसीलिए ये चीजें छूट गई। आज मैंने इससे पहले अपना आज मैं आपको बताया था नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि के 3 भाग है। एक तो है इधर क्या बोलते हैं, जहाँ पे जिप्सम का सर्वाधिक भंडार है, मांगलोद श्रेणी। मांगलोद श्रेणी में सर्वाधिक जिप्सम का भंडार है। इधर मकराना, मकराना श्रेणी में सफेद संगमरमर पाया जाता है। जायल श्रेणी में सर्वाधिक नमक या फ्लोराइड पाया जाता है। नागौर और अजमेर के मध्य सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त पट्टियां पाई जाती है। फ्लोराइड युक्त जल है, इसीलिए यहाँ के लोग पानी पीने की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, बाके हो जाते हैं, इसलिए बाका पट्टी, कुबड़े हो जाते हैं, इसलिए कुबड़ पट्टी, अंग्रेजी में इसको हॉच बेल्ट कहते हैं। नागौर और बीकानेर के मध्य सर्वाधिक जिप्सम का भंडार है, इसीलिए उसको हार्डपन कहते हैं। ये नागौरी उच्च भूमि हो गई। क्या तकलीफ हुई ये बताओ। आगे फिर मैंने बताया गोडवार प्रदेश है, लूणी बेसिन। यहाँ की प्रमुख नदी लूणी नदी है। लूणी नदी का जो यहाँ का प्रवाह है, लूणी नदी का यहाँ पे जो प्रवाह फैलता है उसको नेहड़ा, नेहड़ा या नेहड़ कहते हैं। आई बात सुनने। और प्राचीन काल में यहाँ पर गौड़ जाती रहती थी, इसको इसीलिए इसको गोडवार प्रदेश कहते हैं। इधर सिवाना बालोतरा से लेकर मोकलसर बालोतरा के मध्य 56 छोटी मोटी पहाड़ियां पाई जाती है, इसलिए इसको 56 का पहाड़ियों कहते हैं। इन्हीं पहाड़ियों के मध्य, इन्हीं पहाड़ियों में एक नाकोड़ा पर्वत है, जहाँ पर नाकोड़ा भैरू जी का मंदिर है, जिनको हाथ का हुजूर या जागती जोत कहते हैं। अब इसमें क्या तकलीफ हुई ये बताओ। प्राचीन काल में इसको मेवानगर कहते थे। और इसी के पास में एक पीपलुद गांव है, जहाँ पर हल्देश्वर मंदिर है। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए इसको रेगिस्तान या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। क्या तकलीफ हुई दोस्तों, मैंने तो सिर्फ 2 मिनट में। और सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। ये पूरा का पूरा मैं राजस्थान का जो थारका मरुस्थल है पश्चिमी, वो मैंने 2 वीडियो तो कल तक कर दिए, आधा आधा बहुत वीडियो आज है। दोस्तों मेरे मेरे हिसाब से मैंने इससे बढ़िया क्वालिटी, इससे बढ़िया मैटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इतना शानदार चीज है मैं आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों पढ़ना आपको पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप क्या सोचते हो दोस्तों कि मैंने एक बार पढ़ा याद हो गया? एक बार पढ़ने से याद नहीं होता दोस्तों, कम से कम 500 बार पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को, तब जाके दिमाग में सेट हो। अब बस उनमें आप इन चीजों को बार बार याद करो, तब जाके याद होगी। आपको इतना कंटेंट मिल रहा है दोस्तों, वो भी फ्री, वो भी निःशुल्क, वो भी रेगुलर। सुबह आप 10:30 बजे डेली जुड़ते क्यों नहीं हो, मुझे समझ में नहीं आता। आप सुबह 10:30 बजे जुड़ो दोस्तों, आपके लिए इतना गोल्डन मौका है। आप उसमें क्वेश्चन पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। कुछ भी अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। ऐसा मौका आपको कहीं नहीं मिलने वाला दोस्तों। छोटे बच्चे कम जगह छोटे बच्चे जितने ज्यादा जुड़े होते हैं ना, उतना आपको पूछने का मौका मिलता है। और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगे तो आप दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, इसको शेयर करो। ठीक है, सुन ले। तो अब आगे अपना पढ़ते हैं दोस्तों, ये मिटा दो। अब अपन पढ़ते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। बिल्कुल। अब आज अपना दूसरा भाग है, जो अपना भौतिक प्रदेश है, उस भौतिक प्रदेश का दूसरा भाग है। इससे पहले मैं थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूँ, कहीं बंद नहीं हो गया कल की तरह। हाँ, ठीक है दोस्तों, वीडियो तो बंद नहीं हुआ, अब ऑडियो का पता नहीं, ऑडियो तो सबसे लास्ट में ही चेक होगा। अब दूसरा देते हैं दोस्तों, दूसरा भाग है अपना अरावली पर्वतीय अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश की मैं बात करूं तो सबसे पहले एक बात बोलता हूं। मैंने 2 चीज तो आपको रटा दी। अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ये चीज मैंने आपको सबसे पहले रटाई। और यहाँ की जनसंख्या कितनी है, ये 2-3 चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ का क्षेत्रफल 9% है, जनसंख्या है 10%। 9-10 अरावली, 9-10 अरावली, 9-10 अरावली। 9% क्षेत्रफल है, 10% जनसंख्या। ये 2 चीजें आपको दिमाग में एनी टाइम रखनी हो। अभी बस सुनने, कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस अरावली की मैं बात करूं तो अरावली जो प्रदेश है, वे विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित, वलित का अपन का मतलब उसका मोड़दा,
वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला, अवशिष्ट पर्वतमाला, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन हर बार आया कि विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित या मोड़दार व अवशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। दोस्तों ये सिर्फ अवशिष्ट मात्र रह गई है, अवशिष्ट मात्र रह गई है। थार का मरुस्थल सबसे युवा है, सबसे जवान है, ये अभी बढ़ रहा है और थार का मरुस्थल आज भी बढ़ रहा है। तभी तो मैंने बताया था रेगिस्तान मार्च कहते हैं, थार के मरुस्थल का बढ़ना रेगिस्तान मार्च कहता है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम है, इसीलिए भाई साहब ये धीरे 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 बढ़ने की बजाय ये घट रही है, बढ़ने की बजाय ये घट रही है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई पहले, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई पहले 1200-1300 मीटर के आसपास हुआ करती थी। आज वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो कितनी बच गई? अब 930 मीटर बच गई है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। समझ में आ रही है ना दोस्तों? तो ध्यान रखना। और प्राचीनतम वलित मोड़दार कैसे हैं? जब इसकी उत्पत्ति हुई तो आंतरिक जो चट्टानों की वजह से उनकी आंतरिक जो प्लेटें थी वो इस प्रकार की हलचल हुई कि उसकी वो मोड़दार, एक सांप की तरह वो मोड़दार हो गई। और अवशिष्ट आज ये वर्तमान में अवशिष्ट की तरह है। भाई साहब किसी भी वक्त आने वाले कुछ या कुछ तो क्या कह सकते हैं, आने वाले समय में ये अरावली पर्वतमाला धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो में ध्यान रखना, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, बढ़ नहीं रही है, खत्म हो रही है। और अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर। समझ में आ रही? एक बात, नेक्स्ट बात बताता हूँ। जो आज अपन अरावली पर्वतमाला पढ़ते हैं दोस्तों, इसकी भूगर्भिक जो संरचना है, ये अरावली पर्वतमाला कैसे उत्पत्ति हुई, अरावली पर्वतमाला का उद्भव कैसे हुआ, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की अरावली पर्वतमाला है, या इसका उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विस्तार कैसे हुआ, इसकी पूरी भूगर्भिक संरचना के बारे में, भूगर्भिक संरचना के बारे में अपने को जानकारी, संरचना के बारे में जो जानकारी है वो किसने दी थी? सबसे पहले एएम हेरोन मोय ने दी, एएम हेरोन मोय ने दी थी 1923 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या ऐसा भी माना जा सकता है, या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक संरचना का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? एएम हेरोन मोदे ने करा था 1923 में। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण या अरावली पर्वतमाला के बारे में स्पष्ट वर्णन सबसे पहले किसने करा था? एएम हेरोन ने करा था। समझ में आ रही है? 1923 में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 चीजें बताइए। विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित या मोड़दार पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। अवशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। क्षेत्रफल कितना है? 9% है। जनसंख्या कितनी? 10% है। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। जो दोस्तों ये अरावली पर्वतमाला है, मैंने जब पृथ्वी अपने जो महाद्वीप या अपन ऐसा कह सकते हैं जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया था, तो ऊपर तो अंगाला लैंड था, नीचे गोंडवाना लैंड। वो बात बताई थी मैंने सबसे पहले, अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत बताया था उसमें। तो जो अरावली पर्वतमाला है ये किसका अवशेष है? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है दोस्तों? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और जो थार का मरुस्थल था वो 33 सागर का अवशेष था। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है और ये अरावली पर्वतमाला ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। बात इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है कि गोंडवाना लैंड का अवशेष कौन है? अरावली पर्वतमाला। समझ में आ रही? और जो ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, ये अमेरिका में, अरावली पर्वतमाला की जो तुलना है वो अमेरिका की अपलेशियन पर्वत से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अरावली पर्वतमाला की तुलना किस पर्वत से की गई है? अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है। इसीलिए अरावली अरावली को भारत का अपलेशियन कहते हैं, भारत का अपलेशियन कहते हैं। सीधी बात, नो बकवास, याद रखने वाली बात है। अरावली पर्वतमाला की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है। तो सीधा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भारत का अपलेशियन किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। समझ में आ रही कि नहीं है? अरावली पर्वत का क्षेत्रफल कितना है? 9%। जनसंख्या कितनी? 10%। विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित मोड़दार अवशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। यहाँ अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर ऊंचाई है। भू अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण या भूगर्भिक संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बनाया था? एएम हेरोन मोदे ने बताया था 1923 में। इसकी तुलना अमेरिका के कौन से पर्वत से की गई? अपलेशियन पर्वत से की गई।
समझ में आ गई दोस्तों? मिटाऊं आगे? आगे समझाता हूँ। ये लिख देना, साथ साथ में लिखना दोस्तों। समझ में आ रही है? या पहले तो समझ लो, फिर सबसे लास्ट में पूरा वीडियो खत्म हो जाए ना, तो वापस वीडियो में देख देख के वापस लिख देना। मजा आ जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा ये मेरा बता। पढ़ो एक बार, कोशिश तो करो। मिटाऊं इसको? आगे आगे बात करता हूँ मैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट बात करूँ तो मैं अब अरावली पर्वतमाला। देखो दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मैं कुछ बात बता रहा हूँ। हम्म, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे हिसाब से, छोटा बना देता हूँ, है ना। हम्म, ये मान लो अपना भारत है, मेरे हिसाब से अच्छा बना है, जैसा भी है अपना भारत है दोस्तों। इस तरफ है अरब सागर। क्या है दोस्तों? अरब सागर। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। इस अरब सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप है। इस लक्षद्वीप के अंदर मिनिकॉय मिनिकॉय द्वीप। आई बात सुन में, अरब सागर के लक्षद्वीप के अंदर एक मिनिकॉय है। यहाँ से यहाँ से अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति अरब सागर के लक्षद्वीप से मानी जाती है। अरब सागर के लक्षद्वीप के मिनिकॉय से मानी जाती है, यहीं से। इसीलिए अरब सागर अरावली पर्वतमाला का जनक, अरावली का अरावली का जनक या अरावली का पिता किसे माना जाता है? अरब सागर को कहा जाता है। सीधी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अरावली का जनक या अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को कहा जाता है। अरावली की उत्पत्ति किस सागर से मानी जाती है? अरब सागर से मानी जाती है। अरब सागर के लक्षद्वीप के मिनिकॉय से मानी जाती है। यहाँ से अरावली की उत्पत्ति होती है भाई साहब। अरावली की उत्पत्ति अरब सागर से हुई है, लेकिन यहाँ पर जल है, समुद्र है। समुद्र में पानी होने की वजह से अरावली यहाँ पर दिखाई नहीं देती है दोस्तों। अरावली पानी के अंदर है। अरावली पानी के अंदर है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। अपने को दिखाई कहाँ से देती है दोस्तों? धीरे ये आगे आती है ना दोस्तों, इधर अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर पड़ता है पालनपुर। क्या पड़ता है दोस्तों? पालनपुर। और पालनपुर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। पालनपुर जो गुजरात में, यहाँ से अपने को अरावली दिखाई देती है, ऊपर आती है, स्थल भाग पर आती है, तब अपने को दिखाई देती है। पालनपुर अपने गुजरात में जाती है। पालनपुर कहाँ जाती है? गुजरात में। और अपने राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? खेड़ ब्रह्मा से। खेड़ ब्रह्मा। मैं अभी फिर राजस्थान का नक्शा बनाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा, या मैं इस तरह बना देता हूँ। ये मान लो, ये तो नीचे, ये तो गुजरात है दोस्तों। इस गुजरात से प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर अपने राजस्थान में आती है। मान लो ये राजस्थान में आई अपने। राजस्थान में कहाँ से आती है? खेड़ ब्रह्मा से। और खेड़ ब्रह्मा कहाँ है? खेड़ ब्रह्मा है सिरोही में। कहाँ पे है दोस्तों? सिरोही में। अभी आगे जाती है, फिर हरियाणा में जाती है। हरियाणा से बाद में अपने धीरे धीरे ये जाती है दिल्ली तक। कहाँ जाती है? दिल्ली तक। दिल्ली तक है। दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियां, मैं लिख देता हूँ पूरा। दिल्ली की जो रायसीना की पहाड़ियां है, जहाँ पर संसद भवन बना है, राष्ट्रपति भवन बना है। दिल्ली की जो रायसीना की पहाड़ियां है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहीं तक ये अरावली पर्वतमाला जाती है। बस में, तो ये अपने खेड़ ब्रह्मा सिरोही में प्रवेश करती है। ये अपने राजस्थान में ऐसी चलती है। राजस्थान में ऐसी चलती है। और यहाँ पर जाने के बाद में, यहाँ पर जो स्थान है खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू। इस खेतड़ी से बाहर निकलती है। इस खेतड़ी से बाहर निकलती है। तो भाई साहब, अभी ये पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक, मैं लिख देता हूँ। पालनपुर पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक, जो रायसीना की पहाड़ी है दिल्ली तक, यहाँ तक। पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर।
लेकिन इसकी राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। लगभग 80% जो हिस्सा है अरावली का वो अपने राजस्थान में। लगभग 80% हिस्सा कहाँ है? राजस्थान में। एग्जैक्ट बताऊं ना तो 79.48% हिस्सा राजस्थान में। सीधी बात बताई मैंने कि अरावली की उत्पत्ति अरब सागर के लक्षद्वीप के मिनीकॉय से होती है। वहां से लेकर पालनपुर गुजरात तक अरावली दिखाई नहीं देती है। पालनपुर गुजरात से वो ऊपर आती है स्थल भाग पर, अपने को वहां से दिखाई देती है, दिल्ली के रायसीना पहाड़ियों तक जाती है। कुल अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। उनमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। लगभग 80%, 79.48%, यानी 80% जो भाग है अरावली का वो अपने राजस्थान में से होकर गुजरता है। खेड़ ब्रह्मा सिरोही में राजस्थान, खेड़ ब्रह्मा जो सिरोही है वहां से अरावली प्रवेश करती है और खेतड़ी झुंझुनू से अरावली अपने राजस्थान से बाहर निकलती है। समझ में आई क्या दोस्तों? ये बात समझ में आ रही है ना? मैं लास्ट में एक बार वापस रिपीट करूंगा, दिमाग में बिठा के छोड़ूंगा भाई। बस मैं अभी तक जो पढ़ रहे हैं ना समझ में आ रहा है, मैं ये भी चीज आपको समझाऊंगा। तो अरावली का पिता या अरावली का जनक कौन है? अरब सागर है। यहाँ से अरावली की उत्पत्ति होती है। समझ में आ रही बात? ये याद करो, लिखो ये बात, ये लिखते रहो कि पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है। 79.48% जो हिस्सा है वो राजस्थान में पाया जाता है। ये लिखो, मैं फिर मिटाता हूँ इसको। हाँ दोस्तों, मिटाओ इसको। आगे आगे बात करते हैं। अब दोस्तों ये जो अरावली है, इस अरावली के कुछ उपनाम है। अरावली को क्या क्या कहा जाता है? देखो दोस्तों, अरावली के उपनाम क्या क्या है? अरावली को विष्णु पुराण में, अरावली को विष्णु पुराण में परिपत्र कहा गया है। अरावली को विष्णु पुराण में परिपत्र कहा गया है। अरावली को बूंदी में क्या कहते हैं? आडा वाला। क्या कहते हैं दोस्तों? आडा वाला। अरावली को बूंदी में आडा वाला कहते हैं। समझ में आ रही ना दोस्तों? अरावली को, अरावली को जो अपनी जनजातियां हैं, अरावली को जनजातियों की शरण स्थली कहते हैं। शरण स्थली कहते हैं, बिल्कुल। अरावली को जनजातियों, या मैं जनजातियों की तरह एक दूसरा शब्द और यूज कर सकता हूँ, आदिवासियों, आदिवासियों की शरण स्थली भी कहते हैं। ये दोनों शब्द यूज कर सकता हूँ। आदिवासियों की शरण स्थली या जनजातियों की शरण स्थली किसको कहा जाता है? अरावली को कहा जाता है। लेकिन मैं दो चीज और बताता हूँ। देखो अरावली में एक तो सांसी जनजाति, सांसी जनजाति, और एक है सहरिया। सांसी जनजाति तो भरतपुर में पाई जाती है, सहरिया पाई जाती है बारा। सांसी भरतपुर में, सहरिया बारा। ये दो ऐसी जनजातियां हैं जो अरावली में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा डामोर, कतोड़ी, मीणा, मीणा, घरासिया, जितनी भी जनजातियां है वो सब के सब अरावली में पाई जाती है। लेकिन एक तो सांसी और एक सहरिया, सहरिया बारा में और सांसी भरतपुर में। ये दो ऐसी जनजातियां हैं जो अरावली में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कभी घूम के, भाई साहब खोपड़ी उड़ जाएगी, अच्छो अच्छो की नींद उड़ जाएगी कि अरावली में निम्न में से कौन सी जनजातियां नहीं पाई जाती? सांसी, सहरिया, सांसी, सहरिया। सांसी पाई जाती है भरतपुर में, सहरिया पाई जाती है बारा में। समझ में आ रही है ना दोस्तों? तो ये दो चीज आपको ये भी अलग से याद रखना। दोस्तों मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, नोटिस कर देना उन बातों, नोटिस करना, समझ में आ जाएगा। आगे देखो दोस्तों, ये उपनाम बता रहा हूँ कि अरावली को विष्णु पुराण में परिपत्र कहते थे, बूंदी में आडा वाला कहते हैं। आज अरावली को जनजातियों या आदिवासियों की शरण स्थली कहते हैं। आगे एक बात बता, अरावली को अबुल फजल ने, अरावली को अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन बताया। ऊंट की गर्दन बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरावली को अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन बताया है, या ऊंट की गर्दन के आकार की बताया। अरावली को अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन के आकार का बताया है। इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही गजब की बात है। और अबुल फजल ने ही, अबुल फजल ने ही अरावली को तानपुरे के समान भी बताया। तानपुरा वाद्य यंत्र के समान बताया, बिल्कुल। अरावली को अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन के समान बताया है। अरावली को ही अबुल फजल ने तानपुरा वाद्य यंत्र के समान बताया। ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी।
याद करना पड़ेगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, कोई नहीं बताने वाला। और अरावली की एक बात बताता हूँ, ये महान जल विभाजक का काम भी करती है। महान जल विभाजक रेखा के रूप में जानी जाती है अरावली। महान जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। यानी अरावली पर्वतमाला, देखो दोस्तों, ये मान लो अपना राजस्थान है। मैं बताता हूँ दोस्तों, ये अपना राजस्थान है और अरावली ये चलती है। तो अरावली की कुछ नदियां तो इस तरफ जाती है पानी, जो अपने अरब सागर में जाती है, और कुछ नदियां अरावली पर बारिश होती है ना, तो ये इस तरफ जाती है, जिसका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो अरावली क्या करती है, जल विभाजक का काम करती है। पश्चिम की नदियों का पश्चिम की तरफ पानी जाता है और पूर्व की नदियों का बंगाल की खाड़ी में पानी जाता है। तो ये जल विभाजन का कार्य करती है, जल का विभाजित करती है। आई बात समझ में? और अरब सागर का जो जल है वो इधर पश्चिम की तरफ थार के मरुस्थल में नहीं होने देती। तो अरावली है वो जल विभाजक के रूप में कार्य करती है कि अरावली के जो ऊपर है, यहाँ पर जितनी भी नदियां निकलती है वो पश्चिम की तरफ जाने वाली तो अरब सागर में जाती है और पूर्व की तरफ जाने वाली बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये चीज समझ में आई क्या? उतारो दोस्तों, इसको उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उतार देना दोस्तों, आपके लिए बहुत काम आने वाली है। बहुत शानदार बातें हैं, ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन आपको कोई बताने वाला नहीं है। बेटा दोस्तों, आगे आगे बात करता हूँ, आगे बात करता हूँ मैं कुछ चीजें फैक्ट बातें बताता हूँ। दोस्तों, जो अरावली है, ये अरावली, इस अरावली का सर्वाधिक विस्तार, इस अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? ध्यान रखना, उदयपुर। अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो दक्षिणी अरावली में पाया जाता है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी अरावली में पाया जाता है, और दक्षिणी अरावली में भी सर्वाधिक कहाँ पे? उदयपुर में पाया जाता है। अरावली का जो न्यूनतम विस्तार है, अरावली का जो न्यूनतम विस्तार है वो पाया जाता है भाई साहब मध्य अरावली में, और मध्य अरावली में भी स्पेशल तौर से अजमेर में पाया जाता है। मध्य अरावली में भी स्पेशल तौर से कहाँ पाया जाता है? अजमेर में पाया जाता है। अरावली का सबसे ऊंचा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है दोस्तों गुरु शिखर। वो है दोस्तों गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर है दोस्तों। और खास बात ये बता देता हूँ कि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और खास बात बताता हूँ, इसको फीट के रूप में पूछा जाए तो 56-50 फीट ऊंची है। ये बात आपको स्टार लगा के लिखनी है कि गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। और कभी कभी आपको कई कई 1727 मीटर भी दे सका है। देखो 1722 भी राइट है और 1727 भी राइट है। क्यों राइट है? कि इस गुरु शिखर जो पर्वत है ना दोस्तों, ये जो गुरु शिखर पर्वत है ना दोस्तों, इस पर्वत के ऊपर, इस पर्वत के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। और मंदिर ये किसका मंदिर बना है? दत्तात्रेय, गुरु शिखर के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। और वो मंदिर 5 फीट का है। कितने फीट का है? 5 फीट का। ये जो मंदिर है ना दोस्तों, ये मंदिर 5 फीट का ऊंचा है, इसीलिए गैप आता है 5 फीट का। यदि उस दत्तात्रेय मंदिर को मानकर अपन इसकी ऊंचाई माने तो 1727 है, और दत्तात्रेय मंदिर को हटा देवे तो 1722 मीटर है। और इसको फीट के रूप में माना जाए तो 56-50, 5650 फीट ऊंची है। तो ध्यान समझ में आ गया आपको? मैं सब चीजें साथ साथ में याद करवा रहा हूँ, आपको दिमाग में बिठा रहा हूँ। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और अरावली का सबसे नीचा बिंदु, सबसे नीचा बिंदु कौन सा है? सबसे नीचा बिंदु या सबसे नीचा स्थान कौन सा है? तो याद करना दोस्तों, वो है पुष्कर। कौन सा है दोस्तों? पुष्कर। और पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर। ये 4-5 बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में पाया जाता है, यानी दक्षिणी अरावली में पाया जाता है। अरावली का सबसे न्यूनतम विस्तार अजमेर में पाया जाता है, यानी मध्य भाग में पाया जाता है। और अरावली के मध्य भाग से ही थार का मरुस्थल सर्वाधिक फैलता है। थार के मरुस्थल में जितनी भी रेत है वो मध्य अरावली से ही इधर पूर्वी अरावली, पूर्वी मैदान की तरफ आ रही है। क्योंकि मध्य अरावली है ना, यहाँ पर सर्वाधिक खनिज पाए जाते थे और खनिजों को लोगों ने बाहर निकाल दिया, तो मध्य अरावली जो ऊंची थी ना उसको कटाफटा कर दिया। मध्य अरावली वर्तमान में 700 मीटर ही ऊंची है। मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो वर्तमान में 700 मीटर ही है। तो इन्होंने क्या करा, उसको कटा दिया, काट के जगह जगह उन्होंने काट काट के पूरी अरावली को ही बीच में मध्य अरावली को समाप्त कर दिया। तो अपने पश्चिमी थार का मरुस्थल में जो रेत है वो रेत उड़ उड़ के अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश में आती है।
और वही उसी को बोलते हैं रेगिस्तान मार्च। थार के मरुस्थल की जो रेत है वो आगे बढ़ रही है अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश में। इस बात सुन ले। और सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है 1722 मीटर, जिसको 5650 फीट कहते हैं। और सबसे नीचा जो स्थान है वो पुष्कर अजमेर। लिखो भाई साहब, छापो, आप तो छापो जो काम करो। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ। अब लास्ट बात है दोस्तों, अरावली की मैं बात करता हूँ कि अरावली पढ़ तो रहे हैं। इस अरावली के 3 भाग है। ये जो अरावली है दोस्तों, ये अरावली में अरावली का चित्र बनाता हूँ एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि अरावली है कैसी। ये दोस्तों अरावली इस तरफ की है, बिल्कुल अरावली सेम ऐसी है। ये पूरा मध्य भाग है। ये दोस्तों, ये भाग है अरावली का उत्तरी भाग। ये अरावली का है मध्य भाग, और ये है अरावली का दक्षिणी भाग। ये दक्षिणी भाग है। जो उत्तरी भाग है दोस्तों, ये उत्तरी भाग, ये उत्तरी भाग है। और ये जो मध्य भाग है ना दोस्तों, ये मध्य भाग सबसे संकरा है, पतला है, और यहीं पे सर्वाधिक घाटियां भी पाई जाते हैं। एक खास बात, जो उत्तरी अरावली है दोस्तों, इनका मैं एक एक में सबका वर्णन कर देता हूँ। फिर मैं एक एक लिख देता हूँ, सबका वर्णन करता हूँ ताकि दिमाग बैठेगी। ये दोस्तों एक तानपुरे के समान आकृति, इसकी कैसी आकृति दोस्तों? तानपुरे के समान। क्वेश्चन आ सकता है कि अबुल फजल ने किस वाद्य यंत्र की तुलना अरावली से करी है? तो तानपुरे वाद्य यंत्र की तुलना अरावली से करी। ये जो दक्षिणी अरावली जो भाग है, ये सर्वाधिक चौड़ा है, सबसे ऊंचा है, तभी तो अपनी गुरु शिखर जो सिरोही है वो अरावली के दक्षिणी भाग में ही पाई जाती है। आई बात सुनने। मध्य अरावली में अपनी तारागढ़ है, मेराई जी है, गुरम जी है, और उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ है, लोहारगढ़ है, भेजागढ़ है, ये सभी यहाँ पर है। तो अरावली के 3 भाग किए जाते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की खास बात बताता हूँ दोस्तों, उत्तरी अरावली में किसी प्रकार का कोई दर्रा नहीं है, कोई दर्रा नहीं है। मान लो ये एक पूरी पहाड़ी थी, ये पूरी क्या है दोस्तों? पहाड़ी। इस पहाड़ी को बीच में से काट दिया और रास्ता बना दिया, और जो ये रास्ता बना दिया, 2 पहाड़ियों को काटकर, या एक पहाड़ी थी उसको काट दिया और बीच में से संकरा रास्ता बना दिया। बीच में से क्या बना दिया? संकरा रास्ता बना दिया। इसी संकरे रास्ते को बोलते हैं दर्रा। या ऐसा बोल सकता हूं कि 2 पहाड़ियों के मध्य का तंग रास्ता या संकरा रास्ता को बोलते हैं दर्रा। 2 पहाड़ियों के मध्य का तंग रास्ता या संकरे रास्ते को बोलते हैं दर्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अरावली में एक भी दर्रा नहीं है। सबसे जो ज्यादा दर्रे हैं वो मध्य अरावली में पाए जाते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही है? उत्तरी अरावली, कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, उत्तरी अरावली में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? भाई साहब आप कह देना पागल है क्या, उत्तरी अरावली में कोई दर्रे है ही नहीं। उत्तरी अरावली में कोई दर्रे है ही नहीं, तो ध्यान रखना उत्तरी अरावली में किसी प्रकार के दर्रे नहीं है। मध्य अरावली में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं, और दक्षिणी अरावली सर्वाधिक चौड़ी है, सबसे ऊंची पाई जाती है। तो लगाओ भाई साहब हेडिंग उत्तरी अरावली। अपन अध्ययन करते हैं, पहले उत्तरी अरावली, फिर मध्य अरावली, फिर दक्षिणी अरावली। इस प्रकार अपनी अरावली कंप्लीट हो जाएगी। भाई बस मैं थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूँ एक बार, फिर करते हैं इसको शुरुआत। तो लगाओ दोस्तों हेडिंग उत्तरी अरावली, हेडिंग लगाओ। हाँ दोस्तों, अभी तो मेरे हिसाब से टाइमिंग क्या हो रहा है, टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा 48 मिनट हो गया। मेरे हिसाब से ये 1 घंटा 1.25 घंटा का वीडियो हो जाएगा। कोई बात नहीं, जितना हो रहा है होने दो। आज मैं चाहता हूँ अरावली पर्वतीय प्रदेश को पूरा करवा दूं इसी एक ही वीडियो में। बार बार क्या रामायण है हमेशा की। वो लगाओ उत्तरी अरावली दोस्तों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। उत्तरी अरावली प्रदेश, उत्तरी अरावली प्रदेश। दोस्तों जो उत्तरी अरावली प्रदेश है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अरावली प्रदेश अलवर में पाया जाता है। आपको पता है खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा, जयपुर, जयपुर से अलग हुआ दूदू, और इधर अपना कोटपुतली, बहरोड और दौसा। इन जिलों में उत्तरी अरावली पाई जाती है। इन जिलों में क्या पाई जाती है? उत्तरी अरावली पाई जाती है। उत्तरी अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनकी औसत ऊंचाई की मैं बात करूं, उत्तरी अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनकी औसत में ऊंचाई की बात करूं, तो उत्तरी अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनकी मैं औसत ऊंचाई की बात करूं, तो औसत ऊंचाई है दोस्तों 450 मीटर। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों? 450 मीटर है। याद कर लेना कि उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर। दोस्तों मैं उत्तरी अरावली की 3 प्रमुख चोटियों के नाम बता देता हूँ। एक है सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, और रघुनाथ गढ़ कहाँ है दोस्तों? सीकर में है। फिर है मालखेत, क्या है दोस्तों? मालखेत, मालखेत भी कहाँ है दोस्तों? सीकर में। और तीसरी है लोहारगढ़, कहाँ है दोस्तों? लोहारगढ़, लोहारगढ़ कहाँ है दोस्तों? झुंझुनू में। लोहारगढ़ कहाँ है? झुंझुनू में। याद करने लायक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोहारगढ़ है वो झुंझुनू में है। और आपको और याद करूं तो ये याद कर लेना भेजागढ़, कौन सी है दोस्तों? भेजागढ़, भेजागढ़ कहाँ है दोस्तों? झुंझुनू में, भेजागढ़ भी झुंझुनू में। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है। मालखेत की ऊंचाई 1052 मीटर है। लोहारगढ़ की ऊंचाई जो लोहारगढ़ झुंझुनू है इसकी ऊंचाई 1051 मीटर है। और जो भेजागढ़ है इनकी 997 मीटर ऊंचाई है। मैं ऊंचाई नहीं बता रहा हूँ, भले ऊंचाई आप लिखना चाहो लिख देना। 1055 मीटर है, 1052 मीटर है, 1051 मीटर है, और इसकी है 997 मीटर ऊंचाई। लेकिन ऊंचाई याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो याद करो रघुनाथगढ़ सीकर में, मालखेत सीकर में, लोहारगढ़ झुंझुनू। ये उत्तरी अरावली की क्वेश्चन ये आएगा, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ का सीकर। उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालखेत, मालखेत का सीकर। तीसरी कौन सी है? लोहारगढ़ झुंझुनू। चौथी कौन सी है? भेजागढ़ झुंझुनू। अब आप कहोगे सर हमें कैसे याद होगा? ये की ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक याद रखना। रघुमल लोहा भेज, रघुमल लोहा भेज, ये उत्तरी अरावली की चारों सबसे ऊंची चोटियां। देखो, रघु से रघुनाथगढ़, मल से मालखेत, लोहा से लोहारगढ़, भेज से भेजा, ये होगी दोस्तों उत्तरी अरावली। क्या होगी दोस्तों? उत्तरी अरावली। और उत्तरी अरावली में कितने दर्रे पाए जाते हैं दोस्तों? तो आप कमेंट में बताना, उत्तरी अरावली में कितने दर्रे पाए जाते हैं वो आप कमेंट में बताओ। अगर सुनने ध्यान रखना, उत्तरी अरावली में कोई किसी प्रकार का दर्रा नहीं पाया जाता है। ये होगी आपकी उत्तरी अरावली। लिखो भाई साहब, जल्दी छापो, फिर मैं मध्य अरावली करवाता हूँ, फिर आपको मैं मध्य अरावली बताता हूँ। जल्दी से जल्दी करो इसको। हाँ, मध्य अरावली करो दोस्तों। हाँ, अब है मध्य अरावली। उत्तरी अरावली होगी दोस्तों। हाँ, अब है दोस्तों मध्य अरावली। मध्य अरावली मैं चाहता हूँ थोड़ा फास्ट फास्ट करवा दूं दोस्तों, ताकि ये वीडियो भी लंबा नहीं हो और अपना आज अरावली पर्वतीय प्रदेश भी पूरा हो जाए। जो मध्य अरावली है ना दोस्तों, ये अजमेर में पाई जाती है, और अजमेर के साथ साथ में ब्यावर में पाई जाती है, क्योंकि ब्यावर भी इससे अलग हो गया। अजमेर और ब्यावर में मध्य अरावली पाई जाती है। मध्य अरावली मध्य जो अरावली है दोस्तों, ये सबसे संकरी है। और मध्य अरावली में अरावली का न्यूनतम विस्तार पाया जाता है। अरावली का न्यूनतम क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। मध्य अरावली में अरावली का न्यूनतम विस्तार है, ध्यान रखना। मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है, मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों? याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 700 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन यही आएगा। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। समझ में आ रही? आगे जो ये उत्तरी अरावली दोस्तों, हाँ ये मध्य अरावली है, मध्य अरावली से ही सबसे ज्यादा थार का मरुस्थल फैल रहा है पूल के मैदान। ध्यान रखना थोड़ी ये भी बात, क्वेश्चन कभी आ सकता है कि थार का मरुस्थल कौन सी अरावली से फैल रहा है? मध्य अरावली से। क्यों फैल रहा है? क्योंकि मध्य अरावली सर्वाधिक कटी फटी, जगह जगह टुकड़ों में बटी हुई। आगे इस मध्य अरावली की मैं बात करूं, इस मध्य अरावली की बात करूं तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसके बाद की कौन सी है? उसके बाद की कौन सी है? ध्यान रखना, सबसे ऊंची चोटी है मेरी याजी, मेरी याजी, या इसी को कहते हैं गोरम जी। ये कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? अजमेर। दूसरी है, दूसरी है तारागढ़। तारागढ़, तारागढ़ चोटी कहाँ है या तारागढ़ पहाड़ी कहाँ है? अजमेर में। और तीसरी कौन सी है दोस्तों? नागपहाड़। कौन सी है दोस्तों? नागपहाड़। और नागपहाड़ कहाँ है? अजमेर में। नागपहाड़ कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। अब आप कैसे, आप कहोगे हमें याद नहीं होगा, मैं आपको याद भी करवा दूंगा दोस्तों। अभी देखो आपको याद भी करवा दूंगा, कोई इतना लफड़ा नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो दोस्तों, याद कैसे होगा दोस्तों कि भाई मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेरिया जी या गुरम जी। मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है। तीसरी कौन सी है? नागपहाड़ है।
जो गोरमजी या मेरीगढ़ है दोस्तों, इसी का तीसरा नाम भी इसी को कहते हैं टॉडगढ़। क्या कहते हैं दोस्तों? टॉडगढ़। कहीं आप कंफ्यूजन नहीं हो जाओ, इसको ही टॉडगढ़ कहते हैं। अब बस इसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। तारागढ़ की ऊंचाई ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर या 873 मीटर। ये दोनों इसी के, थोड़ा ध्यान रखना। 870 मीटर या 873 मीटर। और नागपाड़ की ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर ऊंची। 795 मीटर ऊंची। अब आप कहोगे सर आपको तो याद है, रट लिया आपने, तो बोल दिया। हम कैसे याद करें इन पहाड़ियों की ऊंचाई? तो याद रखना, एक ट्रिक है। मेरी तारा नाग। मेरी तारा क्या है? नाग। किसी और को मत बोल देना, जिसकी लुगाई तारा है ना, उसको मत बोल देना कि मेरी तारा नाग है। भाई साहब खाने के जांदे पड़ जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा। मेरी यानी मेरी है, तारा यानी तारागढ़, नाग यानी नागपाल। वो लपड़ा है क्या? कुछ भी लपड़ा नहीं है। उतारो दोस्तों। मध्य अरावली में कौन कौन से दर है मैं अभी बता दूंगा, पहले ये उतार दो ताकि आपको इतना लफड़ा नहीं हो। जल्दी बताओ दोस्तों। उतार रहे हो ना? मिटाओ इसको, क्योंकि अपना वीडियो लंबा नहीं हो जाए, ये बहुत बड़ी टेंशन सताती है। याद हो जाएगा? हाँ। मध्य अरावली में अब दर्रे, कि मध्य अरावली में कौन कौन से दर्रे। याद करने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे। दोस्तों मध्य अरावली में, ये मध्य अरावली की बात कर रहा है ना, मध्य अरावली। मध्य अरावली में पहला जो दर्रा है दोस्तों, उसका नाम है बरदर्रा। कौन सा दर्रा है दोस्तों? बरदर्रा। दूसरा दोस्तों है अपना, ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, परवारिया या पखेरिया दर्रा भी। पखेरी, हाँ, परवारिया कह सकते हैं या पखेरिया दर्रा, या इसी का है परवारिया दर्रा। ये सब नाम एक ही है दोस्तों, इसका नाम है। जो बरदर्रा है दोस्तों, ये ब्यावर को बर से जोड़ता है, बर से जोड़ता है। और जो ये पखेरिया दरवाजा है दोस्तों, ये ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है, ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है, याद रखना। ये क्या दोस्तों? शिवपुरा दर्रा। शिवपुरा दर्रा, ये जो शिवपुरा दर्रा है दोस्तों, ये ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है, ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बरदरा या परवारिया या पखेरिया दर्रा या शिवपुरी दर्रा, ये कौन सी अरावली के कौन से भाग में पाए जाते हैं? मध्य अरावली में पाए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान ऐसे ध्यान रख देना, कोई बात नहीं है। और लास्ट में एक सूरा दर्रा या सूरा घाट, ये भी ब्यावर में स्थित है। ये थोड़े दर्रों के नाम थोड़ा ध्यान में रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है, हालांकि इतना आया नहीं है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी थोड़ा ध्यान रख देना, क्या पता कभी क्वेश्चन आ जाए। सबसे ज्यादा अरावली की विशेषताओं से क्वेश्चन आता है, जो मैंने काफी देर से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। उत्तरी मध्य अरावली, इनसे थोड़े कम कम क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से उनकी चोटियों की ऊंचाई पूछ लेते हैं कि कौन सी चोटी कहाँ पर है, कौन सी चोटी की ऊंचाई कितनी है, थोड़ा ये पूछता है। बाकी इतना वो चीजें नहीं पूछता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। बद दर्रा, पखेरिया दर्रा और शिवपुरी दर्रा, सूराघाट, ये कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अरावली में पाए जाते हैं। समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना। इसको मैं अब मिटाता हूँ। नेक्स्ट अपन फिर लेंगे दक्षिणी अरावली। मिटा दो इसको। हाँ, दक्षिणी अरावली दोस्तों, मैं लास्ट में जाते जाते 10-15 मिनट से थोड़ा फास्ट इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरे हिसाब से कोई सवा एक 1.5 घंटा के आसपास पड़ जाएगा। और इतना वीडियो फिर बन गया तो मेरे हिसाब से आप भी देखना पसंद नहीं करोगे, और बहुत ज़्यादा यूँ ऐसा लगेगा बहुत लंबा हो, है ना? अब लगो नेक्स्ट दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली, ये जो दक्षिणी अरावली है दोस्तों, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अरावली उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और नया जिला कौन सा बना है? सलूम्बर। इन सब में दक्षिणी अरावली पाई जाती है। दक्षिणी अरावली सर्वाधिक सर्वाधिक सघन व सबसे चौड़ी व सबसे ऊंची पर्वतमाला है। जो दक्षिणी अरावली है वो सबसे चौड़ी है, सबसे ऊंची है, सबसे सघन है। यानी कि यहाँ के बीच में किसी प्रकार के मतलब टूटे फूटे इलाके नहीं है।
पूरी सघन है, एकदम चौड़ी है दक्षिणी अरावली। सीधा क्वेश्चन आता है कि अरावली का कौन सा भाग सबसे चौड़ा है? दक्षिणी अरावली। सबसे ऊंचा कौन सा? दक्षिणी अरावली। अरावली का कौन सा भाग है जो सबसे सघन बसा हुआ है? वो सबसे सघन कौन सा है? अरावली का दक्षिणी भाग। आई बात समझ में? अब अरावली के जो दक्षिणी भाग है, इस अरावली के दक्षिणी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? याद रखने वाली बात है, औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। ये क्वेश्चन है। अरावली, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर, दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। ये तीनों के तीनों आपके दिमाग में कंठस्थ होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब आई बात कि भाई दक्षिणी अरावली की कौन कौन सी चोटियां हैं, उन चोटियों के नाम आपको याद करने बहुत जरूरी है। आई बात सुन में बेटा इसको। हाँ, जो दक्षिणी अरावली है उनकी चोटियों के नाम आप ज्यादातर पढ़ते आए। मैं इसको पेन दूसरा ले लेता हूँ, थोड़ा पेन दूसरा लेने से ठीक है। देखो दोस्तों, पहली है गुरु शिखर। गुरु शिखर का है, आप सबको पता है, सिरोही में। दूसरी है शेर। शेर का है, शेर भी सिरोही में। मतलब गुरु शिखर है, गुरु शिखर के बाद में शेर है, शेर के बाद में दिलवाड़ा है। दिलवाड़ा भी कहाँ है? सिरोही में है। चौथी कौन सी है? जरगा है। जरगा ध्यान रखना, जरगा कहाँ है? उदयपुर में। यानी कि शुरुआत की जो तीनों है अरावली की, जो दक्षिणी अरावली की जो चोटियां है, वो शुरुआत की तीनों सिरोही में, चौथी उदयपुर में। में और पांचवी ध्यान रखना अचलगढ़। पांचवी कौन सी है? अचलगढ़। और अचलगढ़ वापस कहाँ है? सिरोही में। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। याद रख लेना, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर या 5650 फीट, दोनों याद रख लेना। जो ये शेर है, शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। 1597 मीटर है। दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर है। 1442 मीटर है। जो जरगा है, जो जरगा है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर है। जो जरगा है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर है। जो अचलगढ़ है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर है। 1380 मीटर है। याद रख लेने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, शेर की ऊंचाई 1597 मीटर, दिलवाड़ा जो सिरोही में 1442 मीटर, जरगा उदयपुर में 1431 मीटर, और अचलगढ़ जो सिरोही में उसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। इन चीजों को आपको याद करना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। 100% इन ऊंचाइयों और इनकी चोटियों के नाम पूछे जाते। अब दक्षिणी अरावली में कौन कौन से दर्रे हैं? दो तीन दर्रों के मैं नाम बता देता हूँ दोस्तों। एक दर्रा है हाथीगुड़ा दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा, और दूसरा दर्रा है कामली घाट। कामली घाट, ये दोनों के दोनों दर्रे याद कर लेना, राजसमंद में। कहाँ पे दोस्तों? राजसमंद में। याद करना, कामली घाट और हाथीगुड़ा दर्रा दोनों के दोनों राजसमंद में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हाथीगुड़ा दर्रा और कामली घाट ये दोनों के दर्रे दर्रे कहाँ है? राजसमंद में स्थित है। कहाँ पे है? राजसमंद में। थोड़ा मिटा देना, मैं लास्ट में कुछ चीजें बता रहा हूँ तो दिमाग में बैठा मिटाओ थोड़ा। हाँ, देखो दर्रे कौन कौन से हैं? एक तो है हाथीगुड़ा दर्रा, एक है कामली घाट। ये दोनों की दोनों दर्रे राजसमंद में है। दोनों के दोनों कहाँ है? राजसमंद। नेक्स्ट है केवड़ा की नाल। नेक्स्ट है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल, ये दोनों के दर्रे दर्रे कहाँ है? ये उदयपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर में। ये चारों दर्रे बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं कि हाथीगुड़ा दर्रा कहाँ है? राजसमंद में। कामली घाट दर्रा कहाँ है? राजसमंद में। केवड़ा की नाल वो फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर। कहाँ पे है? उदयपुर में। ये चारों के चारों दर्रे नाम आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, हर बार आते रहते हैं, इन चीजों को याद भी कर लेना। और ऐसा मैं कुछ और भी बताऊं तो देखो, एक दर्रा और भी बता देता हूँ, पीपली दर्रा। कौन सा दर्रा? पीपली दर्रा। और एक मैं बता देता हूँ पगलिया का दर्रा। एक बता देता हूँ जिलवड़ा का दर्रा। ये सब दर्रे अपने चित्त उदयपुर में स्थित है।
पीपली का दर्रा, पगलिया दर्रा, झिलवाड़ा का दर्रा, ये उदयपुर राजसमंद में स्थित है। इनका स्पष्ट कोई किताबों में वर्णन नहीं मिलता कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। ये ऐसा ही बताते हैं, कहीं तो पगलिया का दर्रा राजसमंद में बताया गया, कहीं उदयपुर में बताया गया, पीपली दर्रा उदयपुर में बताया गया। ये सब चीजें आप थोड़ा ध्यान रखना कि पीपली दर्रा है, पगलिया दर्रा है, झिलवाड़ा दर्रा है, ये सभी अपने दक्षिणी अरावली में, जो दक्षिणी अरावली है, वहां पर स्थित है। दोस्तों, आज मैं लास्ट में थोड़ा सा वीडियो मैंने फास्ट इसीलिए बोला है कि मैं आपकी भलाई के लिए, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए और आप देखना पसंद नहीं करो। मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो में जब भी पढ़ूंगा तो ये वीडियो इतने लंबे हो जाएंगे दोस्तों, कम से कम भौतिक प्रदेशों के कम से कम 8 से 10 वीडियो बनाए ना, तब जाके भौतिक प्रदेश कंप्लीट होता है। मैंने ये मेरा अनुभव ऑफलाइन क्लासों में मैंने बहुत देखा है, कम से कम 5 5 7 7 दिन तो ऑफलाइन क्लासों में बोलना पड़ता है। अब बस मैं यहाँ तो मैं पूरा मैटर लिख के बोल देता हूँ, पूरे एक एक चीजें फटाफट फटाफट करनी पड़ती है, इसीलिए मैं ये सब चीजें थोड़ा फास्ट फास्ट बोले। दोस्तों, थोड़ा इन चीजों को सीरियस मत लेना, आपको मैटर से मतलब है, आपको कंटेंट से मतलब है, आपको लिखने से मतलब है। फास्ट बोलूँ धीरे बोलूँ, उससे आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप तो बस अपना मैटर लिखते रहो। आप डेली सुबह 10:30 बजे लाइव जुड़ो और वो साथ साथ में लिखते रहो, और अंत में एक बार वीडियो वापस देख लो, पॉज कर करके उसको वापस याद कर। तो दोस्तों, कल वाला जो वीडियो छूटा था वो भी मैंने आज एड कर दिया, इसीलिए थोड़ा लंबा हो गया। खैर कोई नहीं, जो भी है जैसा भी है, अपने अंत तक लड़ाई लड़ी, और आज का वीडियो ये यहीं पर मैं अब समाप्त करूंगा दोस्तों। ज़्यादा मैं बात भी नहीं करूंगा ताकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे।